आज अपने बात करेंगे गुलाम के नियम के जरिए अपने गाउस के नियम का डेरिवेशन कैसे करते हैं। ठीक है, यानी गुलाम के नियम की सहायता से अपने को व्युत्पन्न करना है, डेरिवेशन करना है गाउस के नियम का। ठीक है, अभी फाई जो फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता कैसे। ठीक है, और यही काम अपने को बाद में आगे जो इसके गाउस के डेरिवेशन है उसके अंदर भी ये चीज उपयोग में लेनी है। ठीक है, तो अगर अपने बात करें गुलाम के नियम के आधार पे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, तो गाउस के नियम के लिए अगर कहीं पे कोई फ्लक्स ज्ञात करना है तो गाउस का नियम ये बात कहता है कि किसी आकृति के अंदर अगर कोई आवेश उपस्थित है तो वह आवेश तो फ्लक्स में भाग लेता है, लेकिन और अगर कोई आवेश उससे बाहर स्थित है, ठीक है, तब वह आवेश उसके फ्लक्स में भाग नहीं लेता। और अगर आवेश उसकी सतह पर है, ठीक है, तो वह फ्लक्स में भाग ले सकता है। ठीक है, और ये जो है अगर वो सतह पे है तो फ्लक्स में भाग कैसे लेगा ये निर्धारित होता है उसके वस्तु के आवेश कहां पे स्थित है। ठीक है, जैसे अपने बात की थी, अगर अपने बात की भी कोई आवेश Q है वो किसी कमरे की दीवार के केंद्र पर स्थित है तो उसको आवेश को बंद करने के लिए अपने को 2 कमरों की आवश्यकता होगी। अगर वो किसी कोने पे है तो उसको 8 की। ठीक है, यानी सीधी सी बात है अगर आवेश सतह पर है तो उसको अंदर गाउस का नियम लगाने के लिए वहां से फ्लक्स तो आएगा, लेकिन उस फ्लक्स को निकालने के लिए अपने को उसको पहले एक अन्य आकृति के द्वारा क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाहर है तो उसके कारण फ्लक्स का मान 0, अगर अंदर है तो फ्लक्स के अंदर आ जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आवेश सतह पे है तो उसके लिए अपने को पहले उसकी ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी जिसके कारण वह जो आवेश है वो आकृति के अंदर क्या कर सके, उसको अपने बंद कर सके। ठीक है, अगर अपने बात करें गाउस के नियम की व्युत्पत्ति की, तो मैंने मान लिया भी कोई आवेश Q है, कोई भी एक आवेश Q है, उस आवेश Q के द्वारा अपने को फ्लक्स ज्ञात करना है, लेकिन फ्लक्स के लिए अपने को यूज में लेना है कूलॉम का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं गाउस का नियम की बात करूं तो गाउस के लिए सीधी सी बात है एक होना चाहिए ऐसी आकृति जो उसको चारों ओर से क्या कर सके, बंद कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पहले इस आवेश को चारों ओर से क्या करना पड़ेगा, बंद। अब चारों ओर से बंद करने के लिए कोई विशेष आकृति हो सकती है, जैसे घन हो, घनाभ हो, या कोई गोला हो, कैसा भी हो। ठीक है, अपने क्या किया, एक जनरल डेरिवेशन के लिए अपने कोई सी भी एक रैंडमली आकृति मान ली जिसके जरिए अपने इसको क्या कर दिया, अंदर बंद कर दिया। लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, अगर कहीं पे कोई बंद आकृति आए तो बंद आकृति के लिए सदैव अपने 2 प्रकार के कोण की बात करते हैं, एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। ठीक है, जैसे वर्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत, समचतुर्भुज, ऐसे ये जो भी चतुर्भुज वगैरह ऐसी आकृतियां हैं उनके लिए बात होती है हमेशा समतल कोण की, जिसका योग की बात करते हैं 360 डिग्री। यानी वर्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का योग 360, वर्ग के केंद्र पर बनने वाला 360। इसी तरह अगर कोई ठोस वस्तु है और वो 3D की है, यानी वह वस्तु अपना क्या रख रही है, कोई ना कोई आयतन, यानी बंद आकृति है, तो बंद आकृति के लिए सदैव निर्धारण होता है घन कोण का, न कि सामान्य कोण का। ठीक है, घन कोण को ठोस कोण भी बोलते हैं और वो जो घन कोण है उसका योग होता है 720 डिग्री। ठीक है, 720 डिग्री का मतलब है, जैसे अपने बात करें अगर किसी वर्ग, ठीक है, वर्ग के केंद्र पर बनेगा समतल कोण, लेकिन अगर बात हो घन की तो घन के केंद्र पर होगा घन कोण, घनाभ के केंद्र पर घन कोण या ठोस कोण। ठीक है, किसी गोले के केंद्र पर बनेगा घन कोण या ठोस कोण। ठीक है, यानी किसी 3D आकृति के केंद्र पर बनने वाले कोण को लिखते हैं उसका घन कोण, जो नॉर्मली आती है किसी ऐसी वस्तु के लिए जिसका आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे गोला है, घन है, घनाभ है, उसके लिए सामान्य कोण की बात ना करके अपने घन कोण की बात करते हैं, और घन कोण का योग होता है 720 डिग्री यानी 4 पाई। ठीक है, और जो घन कोण है, घन कोण को दिखाया जाता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर से। ठीक है, जब इसको अपने अवकलन समाकलन के जरिए ज्ञात करते हैं तो वहां पे घन कोण का योग आता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये दर्शाता है घन कोण। जिस तरीके से अपने सामान्य कोण की बात करते हैं चाप बटे त्रिज्या की, ठीक है, उसी तरह से अपने यहाँ पे बात करते हैं घन कोण की, और घन कोण को लिखा जाता है ds cos थीटा बटे r का स्क्वायर। ds का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है, और cos थीटा होता है उस क्षेत्रफल सदिश के साथ बनाया गया कोण। ठीक है, यहाँ पे अगर अपने बात करें Q की, तो Q आवेश के लिए सबसे पहला काम, अगर मेरे को गाउस का नियम लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले यह जो आवेश है वो चारों से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कोई भी एक ऐसी आकृति मान ली जिसके जरिए अपने इसे चारों से क्या कर सकें,
बंद कर सकते हैं। तो मैंने इसे बंद करने के लिए कोई सी भी एक आकृति मान ली, वो जरूरी नहीं है गोला हो, घन हो, घना वो कैसी भी हो, अपने रेंडमली एक आकृति मान ली जिसके जरिए इसको क्या करना है, बंद करना है। अब अगर अपने फ्लक्स ज्ञात करें तो सामान्यतः फ्लक्स लिखते हैं फाई बराबर ई डॉट एच या फिर ई डॉट डीएस। डीएस तब लिखते हैं जब एक सारे जो क्षेत्रफल के जो कोण है वो समान हो, ठीक है, और अगर अलग अलग आ रहे हैं तब उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने डीएस के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं क्षेत्रफल सदिश की, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक तरफ नहीं, ठीक है, इसके अंदर क्षेत्रफल सदिश इस तरफ आएगा, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे, इसका ऐसे, इसका इस तरफ, यानी हर एक का क्षेत्रफल सदिश क्या आएगा, अलग अलग, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश होता है हमेशा उस तल के बिल्कुल लंबवत और किधर है, बाहर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या किया, एक कोई सा भी एक अल्पांश ले लिया क्षेत्रफल का, जिसे मैंने लिख लिया डीएस। तो मैंने यहाँ पे एक अल्पांश लिया, ये जो अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल क्या माना, डीएस। अब यहाँ पे अगर फाई लिखना तो फाई पर आप लिखते हैं ई डॉट डीएस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर ये बात करूं, अतः डीएस क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, अगर डीएस क्षेत्रफल से अपने गुजरने वाले फ्लक्स की बात करें तो डीएस क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स का मतलब ये है, अगर क्षेत्रफल ही डीएस है तो फ्लक्स भी क्या आएगा, डी फाई, और फाई के लिए डी फाई का क्या करेंगे, समाकलन, और समाकलन करने पे यहाँ पे दिशा देखने का तो झंझट है नहीं, क्योंकि डी जो फाई है, डी फाई है वो कैसा है, अदिश राशि, क्योंकि फ्लक्स की बात करें तो डी फाई बराबर लिखूंगा ई डॉट डीएस। तो अगर ई डॉट डीएस लिखूं तो उसे लिखा जा सकता है ई डीएस से कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बात करनी है ई और डीएस की, तो कोस थीटा का मतलब ये है कि इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण। अब उस कोण की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं डीएस की, तो डीएस का जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमेशा आना चाहिए उस से किधर है, बाहर की ओर, और तल के बिल्कुल लंबवत। तो ये रहा डीएस और इसके तल के लंबवत डीएस आना चाहिए इस साइड, ये तो आया डीएस सदिश की दिशा, ठीक है। ई है वो ई अगर प्लस का तो बाहर की ओर, माइनस का तो किस साइड, अंदर की ओर, तो इसके कारण प्लस का मैंने किस साइड निकाल लिया, बाहर की ओर, किधर भी कैसे भी आ सकता है, और डीएस जरूर नहीं है ई की दिशा में आए, और मैंने इसके मध्य का कोण क्या मान लिया, थीटा, इसलिए मैंने लिखा ई डीएस से कोस थीटा, ठीक है। और ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश की यहां से दूरी कितनी है, आर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस छोटे से अल्पांश की, तो ईडीएस कोस थीटा, अब ई अगर लिखूं तो अपने को यह पता है अभी बिंदु आवेश के कारण, अगर बिंदु आवेश के कारण की बात करूं तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको लिखा जाता है E इक्वल टू के क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे K है, Q आवेश Q ही है, और दूरी कितनी है उस बिंदु की, R, तो मैंने लिख लिया के क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो इसमें मान रखो, तो इसमें लिख सकते हैं अतः जो डी फाई है, डी फाई को लिख सकता हूं E ds कोस थीटा, तो E को लिखा जा सकता है के क्यू बटे आर का स्क्वायर और ds है कोस थीटा। अब यहाँ पे इसको मैं ये लिख रहा हूं के क्यू, इसको लिखा ds कोस थीटा बटे आर का स्क्वायर। ये जो ds कोस थीटा बटे आर स्क्वायर है ये उसी तरह है जिस तरह अपने बात करते हैं किसी कोण की, ठीक है। जैसे चाप और त्रिज्या के अंदर चाप, त्रिज्या और कोण में एक संबंध होता है, उसी तरीके से क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या यानी उसकी जो दूरी है, ठीक है, जो अल्पांश लिया है उसके आधार पर उसकी दूरी के द्वारा बनाए गए घन कोण का मान लिखा जाता है ds कोस थीटा बटे आर का स्क्वायर। और ये घन कोण का मतलब ये है कि ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इसके केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, जिस तरीके से आइसक्रीम का कोण होता है उसी तरह, यानी ये कोण ऐसे बढ़ेगा वर्त के अंदर एक टाइप से, ठीक है। सीधा सामान्य कोण की बात नहीं करेंगे, ये है घन कोण, और घन कोण को दिखाया जाता है डी ओम से, किससे, डी ओम से। तो यहाँ पे जो ds कोस थीटा है वो ds कोस थीटा दिखा रहा है, ds कोस थीटा में आर स्क्वायर है, वो दिखा रहा है ds के द्वारा बनाया गया घन कोण, बनाया गया घन कोण, इसलिए इसे लिखा जाता है डी ओम,
ठीक है, क्योंकि छोटे से अल्पांश के कारण घनकोण की बात करते हैं, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, DO। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो डी फाई को लिखा जा सकता है अपने के क्यू और गुणा में ds cos थीटा बटे r स्क्वायर, उसे लिखा जा सकता है DO। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपने बात करें फाई की, तो अतः अगर कुल फ्लक्स की बात करूं फाई, तो फाई का मतलब समाकलन करना है किसका, डी फाई का। तो डी फाई के लिए समाकलन लिख सकता हूं के क्यू डीओ। तो के नियतांक है, क्यू भी नियतांक, समाकलन किसका, डीओ यानी किसका, घन कोण का। और घन कोण का योग कितना होता है, घन कोण का मतलब किसी गोला घन या घनाभ के केंद्र पर बनने वाला कोण, और उसका योग होता है 720 डिग्री यानी 4 पाई। तो इसे लिख सकते हैं के क्यू इंटू कितने पाई, 4 पाई। अब के को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर माध्यम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और गुणा में क्यू और ऊपर है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो पाई का मान आएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जो अपने को दर्शाता है गाउस का नियम। ठीक है, यानी गाउस के नियम के लिए अपने किसी भी तरीके से अगर अपने गाउस के नियम के आधार पे बात करें तो गाउस के नियम के लिए जो ds cos थीटा बटे r स्क्वायर आता है वो किस चीज को दर्शाता है, वो दर्शाता है उसके द्वारा बनाए गए घन कोण को। और घन कोण बनता है हमेशा किसी भी ऐसी वस्तु के लिए जो खुद का क्या रखे, आयतन रखे। ठीक है, उसके आधार पे अपने किसकी बात करते हैं, उसके घन कोण की। ठीक है, तो यहाँ अगर अपने अब अगर बात करें गाउस के नियम के आधार पे, तो गाउस के नियम के आधार पे अपने कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर अपने बात करें, जैसे मान लो का कोई अर्धगोला है, ठीक, इस अर्धगोले को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, ठीक है, तो उसकी अलग अलग सतह के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर, फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, अपने को ये पता है भी अगर इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखूं तो कोई भी वस्तु अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखी जाती है तो उससे गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे अपने को कुल फ्लक्स का मान नहीं पूछेगा, यहाँ पे पूछा जाता है भी ये जो अर्धगोला है उसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है तो उसकी अलग अलग सतह के कारण अपने को विद्युत फ्लक्स का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, भी ऊपर वाली जो वर्ताकार सतह है गोले की उसके कारण कितना, और जो नीचे वाली वक्रीय सतह है उसके कारण फ्लक्स कितना है। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लिया कि ये सतह है ए बी सी, ठीक है, तो अपने को फाई 2 ज्ञात करने, एक तो AB वाली सतह के कारण कितना है और एक ACB के कारण कितना है। तो क्वेश्चन ये है भी अगर कहीं पे कोई अर्धगोले को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, अब वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे भी हो सकती है, ऊपर की तरफ मान लो या इस तरफ कैसे भी। ठीक है, तो जैसे मैंने मान ली भी ये जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो ऊपर की ओर, तो उसके कारण गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कर। तो टोटल अगर फ्लक्स की बात करूं तो टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है उससे किधर है, बाहर। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें अलग अलग सतह की, तो ये बताया भी जो फाई टोटल है वो होना चाहिए कितना, 0। क्यों, क्योंकि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र वो किस तरफ है, जो विद्युत क्षेत्र वो हमेशा क्या होता है, बाह्य, और जब तक विद्युत क्षेत्र अंदर नहीं है यानी अंदर उसके अगर कोई आवेश नहीं है तब तक उसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं आएगा। यानी सीधी सी बात है भी जो आवेश है या जो विद्युत क्षेत्र है वो अगर बाह्य है, बाहर रखा हुआ है, तो उसके कारण कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, 0। तो इसलिए मैंने मान लिया कि ये जो सतह है उसके कारण कुल फ्लक्स का मान कितना आएगा, 0, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र वो कैसा है, बाह्य। तो अगर कुल फ्लक्स 0 है तो कुल फ्लक्स के लिए यहाँ पे अगर अर्धगोले की बात करूं तो अर्धगोले के लिए 2 क्षेत्रफल आएंगे, एक तो होता है उसका ऊपर वाली वर्ताकार सतह का क्षेत्रफल और एक होता है नीचे वाली गोलाकार सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फाई की तो फाई 2 आएंगे, एक तो सिर्फ AB जो वर्ताकार है ऊपर वाली, और एक है फाई किसका, ACB का। ठीक है, वो टोटल कितना होना चाहिए, 0। ACB का मतलब नीचे वाला जो वक्रीय पृष्ठ है वो। ठीक है, तो फाई AB और फाई ACB कितना होना चाहिए, 0। अब फाई AB पता है क्या लिखेंगे, EA और cos थीटा 1 प्लस में इसको लिख सकता हूं EA2 cos थीटा 2 इक्वल टू कितना, 0। A1 और A2 क्यों लिए, क्योंकि जो अर्धगोला है उसकी वर्ताकार सतह का क्षेत्रफल अलग होता है और बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। ठीक है, और cos थीटा और थीटा 1 और थीटा 2 क्यों लिए, क्योंकि दोनों सतह अलग अलग क्षेत्रफल का निर्माण करेगी।
तो यहाँ पे अगर अपने बात करें, मैंने जैसे क्वेश्चन ये है भी अपने को वक्रीय पृष्ठ, जो वक्रीय पृष्ठ है एसीबी, उसके कारण फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो अगर मैंने इसे ये पूछा जाए कि मेरे को मान ज्ञात करना है फाई एसीबी का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फाई एसीबी की, तो फाई एसीबी का मतलब होना चाहिए माइनस का EA1 कोस थीटा 1, ठीक है। हो सकता है वो वक्रीय का पृष्ठ का न उसके ऊपर वाली गोलाकार पृष्ठ का पूछे, जिस भी पृष्ठ का मान पूछे उसके आधार पे अपने को समीकरण बनानी है। जैसे यहाँ पे पूछा गया मान लो फाई एसीबी, जो वक्रीय पृष्ठ है उस वक्रीय पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो वक्रीय पृष्ठ के लिए इतना आना चाहिए, तो अपने इसका मान तो निकाल सकते हैं, माइनस का A1 की अगर बात करूं तो A1 का मतलब है गोलाकार जो ऊपर वर्ताकार सतह उसका क्षेत्रफल, और वर्ताकार सतह का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और गुणा में अगर मैं बात करूं कोस थीटा, थीटा का मतलब होता है E व S के मध्य बनने वाला कोण, E की दिशा किस ओर है ऊपर की ओर, और अगर मैं S की बात करूं तो S होता है हमेशा तल के लंबवत किधर है बाहर की ओर, तो तल के लंबवत बाहर की ओर किस साइड होगा ऊपर की ओर, या किसकी दिशा A की दिशा या फिर S की दिशा। तो अगर डायग्राम में देखें तो दोनों की दिशा क्या है समान है, तो दोनों की दिशा समान होने का मतलब कोण कितने डिग्री 0, तो कोस कितना 0, और कोस 0 का वैल्यू कितना 1, इसे लिखा जा सकता है माइनस E गुना पाई आर स्क्वायर, और कोस 0 का वैल्यू 1, इसलिए वक्र पृष्ठ से कितना आएगा माइनस का E इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन है तो उसको अपने को